हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डेली करंट अफेयर का अपना नया वीडियो है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पिछले जो एक दो दिन की जो घटना है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट रही हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ में जीके जीएस की भी सीरीज़ चल रही है जिसको हमने वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। जो कि आपके परीक्षाएं जो होने वाली हैं, एसएससी की तमाम परीक्षाएं होंगी, यूपी पीसीएस आरओ की होगी, यूपीपी की परीक्षा होने वाली है। तो सभी के लिए वो रामबाण है। और साथ में 1000 लूसेंट जीके की सीरीज़ आप देखेंगे, प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पर मिल जाएगी, उसको भी आप देख लें, जो कि स्टार्टिंग से मैंने कवर कर रखा है क्वेश्चन वाइज। तो उसको जाकर देखें। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वीवो के द्वारा भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो देखिए, वीवो फ़ोन वगैरह बहुत लोग यूज़ करते हैं, आपके पास भी होगा, बहुत सारे लोग वीवो फ़ोन में ही देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं वीवो फ़ोन से ही मोबाइल से ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पूछा गया है इनका सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कहाँ पर बना, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर गुरुग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। तो चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो जल्द ही ग्रेटर नोएडा भारत के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन का निर्माण संयंत्र शुरू करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसे पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वीवो ने संभावित संयुक्त उद्यम के बारे में टाटा समूह, मुरुगप्पा समूह और भारतीय अनुबंध निर्माता डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ भी चर्चा करी थी। फिलहाल चाइनीज़ कंपनी है, ग्रेटर नोएडा में ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में है, तो जो दोस्त लोग इंग्लिश में देख रहे हैं प्लीज़ यहाँ से इंग्लिश में भी इसको देखें। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की। मतलब उनके देश में जो नागरिक जाएंगे उनको वहाँ पर मतलब नागरिक नहीं, उनके देश में जो बाहर के लोग जाएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फ्रांस, तो यहाँ पर किया है अमेरिका ने। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका में रहने वाले लाखों अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए घोषणा करी है। जो अमेरिकी नागरिकों से विवाहित है लेकिन देश में कानूनी स्थिति से वंचित हैं। इस प्रयास का नाम है पैरोल इन प्लेस। ठीक है, पैरोल इन प्लेस या उन लोगों को नागरिकता देगा जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता से शादी करने के लिए कम से कम 10 साल अमेरिका में रह चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा लोगों के लिए। बाकी जैसी अपडेट होगी करंट अफेयर में ये आपको मिलती रहेगी। फिलहाल अमेरिका ऐसा देश है जो बाहर के इमिग्रेंट्स को वहाँ पर नागरिकता देगा। हाल ही में किस राज्य में 65% आरक्षण को कानून ने रद्द कर दिया। देखिए, ये तो बिहार का है। बिहार में 65% से ऊपर हो गया था, तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। रद्द करने के पीछे यह था कि भाई देखिए, फिर जो 50% का जो कॉन्सेप्ट है उससे 50% के कॉन्सेप्ट से ऊपर का नहीं जाना चाहिए। हालांकि किसी किसी राज्य में 60-70 ऐसे भी है, लेकिन वहाँ पर देखा जाएगा कि देखिए इसकी सीमा को पार नहीं करना है। अब जैसे ओबीसी है 27%, एससी है 21%, बाकी पे जनरल है और 2-4 पे जो बच गए बाकियों के लिए। लेकिन अगर कहीं पर ट्राइबल ग्रुप है, विशेष ग्रुप है, वह उस राज्य में 60-70 हो सकता है। बिहार में ऐसा नहीं था, तो बिहार में इसको रद्द किया गया था। तो यहाँ पर ये क्रिकेट काट दीजिए। देखिए, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के 65% आरक्षण कानून को रद्द किया है। इस कानून को 50% से बढ़ाकर 65 किया गया था। ठीक है, घोषणा के बाद 50% के आरक्षण सीमा को अब नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 50% मैंने बताया, जातिगत सर्वे के बाद इसको 65% किया गया था कि कुछ जातियां हैं जिनको अभी भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तमाम चीज़ों में, तो उनको आरक्षण की बढ़ाया गया था। पर हाई कोर्ट ने वहाँ पर इसको रद्द कर दिया है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा किसने रद्द किया, तो पटना उच्च न्यायालय ने किया है। ट्रेंट बोल्ट किस चीज़ से संबंधित है जिन्होंने हाल ही टीम में, ट्रेंट बोल्ट देखिए ये क्या है, ये क्रिकेटर है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 2024 में T20 आईसी वर्ल्ड कप के बाद पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ट्रेंट बोल्ट 2011 में न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। सभी प्रारूपों में टेस्ट मैच, वनडे और T20 के लिए यहाँ पर इन्होंने खेला। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। हालांकि ये आईपीएल भी खेलते हैं, बट अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। हो सकता है कि लीग वगैरह खेलते रहें। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स खेलों में भारतीय टेनिस का कौन सा पदक है, तो स्वर्ण पदक, रजत या कांस्य। तो इसमें से क्या है भाई, कांस्य पदक। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स खेलों में भारतीय पुरुष और महिला टीम टेनिस ने कांस्य पदक हासिल किया है। करण सिंह और चिराग दोहान ने मौजूदगी वाली पुरुष टीम ने उज्बेकिस्तान को 2-0 से हराया।
वैष्णवी अडकर और आकांक्षा नितुरे ने की महिला टीम ने रिपब्लिका सर्पस्का को 2-0 से हराया। ठीक है, तो 20 जून तक की जो बात है 16 पदक जीते जा चुके, जिसमें 1 स्वर्ण 3 रजत 12 कांस्य ऐसे करके यहाँ पर है। बाकी जो भी अपडेट होगी, लेकिन ये ब्रिक्स खेल हो रहे हैं जो भारत, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब तो और भी देश शामिल हो गए हैं और साथ में टर्की भी शामिल होने के लिए प्रयास कर रहा है इसमें। तो इसके विषय में मैंने प्रीवियस वीडियो में अपडेट करी थी। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया है? तो यहाँ पर पूछा है लाल सिर वाले, जो इनकी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द रेड हेडेड वल्चर्स विल सेटअप इन विच स्टेट? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी के महाराजगंज में एशियाई राज गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों को दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह सुविधा 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची से सूचीबद्ध गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के आबादी में सुधार करेगी। ठीक है, और इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, जटायु। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जटायु शब्द कहाँ से आया आप देखे होंगे, जब भगवान राम जो है सीता जी को खोजने जाते हैं तो ये जब मिलते हैं तो बीच में आपको जटायु और ये सब मिलते हैं, जामवंत वगैरह। तो ये क्या है कि ये ऊपर उड़ते हैं और ऊपर उड़ने के दौरान ये नीचे भी गिर जाते हैं कि भाई सूर्य की तरफ जाएंगे, उन लोगों में रेस लगती है, वैसा कुछ था, कहानी आपने सुनी होगी। अब देखिए गिद्धों में नुकसान क्यों रहा है, तो एक डेक्लोफ्लेक का नाम दिया जा रहा है। तो डाइक्लोफेनेक जो है ये दर्द निवारक दवा है जो जानवरों को दी जाती है। अब जब जानवर मरते हैं उनको बाहर ओपन में ऐसे फेंक दिया जाता है, तो ये वल्चर्स या गिद्ध वगैरह आते हैं, इनको खाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उन गिद्धों को मृत्यु होने लगती है। तो फिर वो क्या करते हैं, इस जो अनवांटेड चीज़ें जैसे जो जानवर वगैरह फेंक देते हैं मरने के बाद, उनको एक जगह डिकम्पोज नहीं करते हैं, तो वैसी चीज़ों को फिर खाते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर जब जानवर, जब चिड़िया ही नहीं रहेंगी या गिद्ध नहीं रहेंगे तो उसको फिर खाएंगे नहीं। तो डेक्लोफेनेक एक ऐसी दवा है, लिखा भी है कि गैर स्टेरॉयड विरोधी भड़काऊ दवा, जिसके उपयोग के कारण खतरे में है, जो गिद्धों के लिए जहरीला हो जाता है। अगला है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में ईरान की सेना की एक शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कोर्ट गार्ड को आतंकवादी समूह घोषित किया है? देखिए, ईरान में एक सेना है, उसी की एक पार्ट है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। तो इसको ये तो अपनी सेना मानते हैं कि सेना का ही पार्ट है, लेकिन कुछ देश इनको आतंकवादी ग्रुप कहते हैं, जैसे जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, पोलैंड। इनमें से कौन सा देश है जो ईरान की इस इस्लामिक रिवोल्यूशनरी का गार्ड कोर को आतंकवादी कहते हैं? तो ये भाई कनाडा कहता है। हाल ही में कनाडा ने ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा को यहाँ पर आतंकवादी घोषित किया गया। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिकन लेब्लांक ने इसकी घोषणा करते हुए कनाडा की IRGS आतंकवादी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेवोल्यूशनरी गार्ड कहाँ के हैं? ईरान के हैं। किसने घोषित किया है? कनाडा ने। क्या घोषित किया है? आतंकवादी समूह घोषित किया है। अगले प्रश्न पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में 76,000 करोड़ की लागत से वधावन? तो देखिए, वधावन पड़ता है आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, मुंबई के पास। और ये बनाया गया था कि मुंबई पोर्ट पर जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है उसको कम किया जाए। ट्रैफिक से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर महाराष्ट्र है और ये पूरा महाराष्ट्र, ये मुंबई है, ऊपर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और नीचे वाधवन। तो वाधवन इनका लेटेस्ट पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर है महाराष्ट्र। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के बाद पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में महाराष्ट्र से करीब 110 किलोमीटर दूर दोहानू के पास वधावन हर मौसम में आने वाले ग्रीनफील्ड ड्रॉप पोर्ट। अब देखिए, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? जब नया पोर्ट बने। और ब्राउन फील्ड होता है यानी पर कोई पहले से चीज़ बनी और उसमें कोई चीज़ अपडेट कर दी जाए, कोई टर्मिनल जोड़ दिया जाए, कोई और डकयार्ड जोड़ दिया जाए, उसकी बात होती है। मैंने ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मैंने जीके की वीडियो में भी समझा और इसमें भी समझाया है। ठीक है, तो वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, कुछ पोर्ट है मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में कांडला या पंडित दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है, टाइडल पोर्ट है गुजरात में, कांडला या पंडित दीनदयाल। महाराष्ट्र में 3 है, एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसको नहावा शेवा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहावा शेवा। दूसरा है मुंबई पोर्ट, बड़ा है, बिजिएस्ट है और क्या कहते हैं कि नेचुरल है। इसके बाद वाधवन पोर्ट है, वाधवन पोर्ट आपका सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद गोवा में मार्मुगोवा है, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है, केरल में कोचीन है। कोचीन को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। गोवा में मार्मुगाओ, फिर यहाँ पर कर्नाटक में आपका न्यू मैंगलोर और केरल में कोचीन या कोच्चि, जिसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। तमिलनाडु में 3 है, एक तो तूतीकोरिन है, चेन्नई। चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट पर सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना बंदरगाह है और आर्टिफिशियल है। इसके बाद आता है एन्नोर या कामराज पोर्ट। ठीक है, इसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा पोर्ट है। उड़ीसा में फिर पारादीप है और फिर वेस्ट बंगाल में कोलकाता हल्दिया पोर्ट है। और कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है।
तो उम्मीद है कि ये आपको पोर्ट समझ में आ गया। और अंडमान निकोबार पर आपका पोर्ट ब्लेयर है, वो तो आपको सब पता है, बहुत सिंपल सा है। तो ये पोर्ट भी यहाँ पर मैंने रिवाइज करा दिया, आप अपने नोट्स में इसको जरूर ऐड करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, वाटसिला किस देश की कंपनी है जिसे हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर है रूस, भारत, फिनलैंड या जापान। तो यहाँ पर क्या है, फिनलैंड। नाम से ही पता चल रहा है भाई, वाटसिला ओएस जो है ये इंडिया की नहीं है, ये किसकी है, फिनलैंड की कंपनी है। हाइड्रोजन बेस्ड इंजन पावर प्लांट इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसकी जो कहे कि कुशल मध्यम गति वाला 4 स्ट्रोक समुद्री इंजन है, जो स्टार्ट कमांड से 30 सेकंड के भीतर ये क्या होता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये बहुत वैसा तेज नहीं, लेकिन मध्यम गति वाला तो है, बट हाइड्रोजन बेस्ड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किसने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का देखिए एक ही लोग उद्घाटन करते हैं देश में, जो कि आपको यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब मिलेंगे, ठीक है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं नालंदा। अब आपको पता है कि भाई नालंदा कहाँ पड़ता है, बिहार के राजगीर में नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अब देखिए कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था, और आपको ये भी पता है कि बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था, किसको जला दिया। तो ऐसा माना जाता है कि 3 महीने तक इसकी आग जलती रही है। तो कुमार गुप्त ने बनवाया, बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, ठीक है। और नालंदा बिहार में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी समय तक फॉरेनर्स पढ़ने आए हैं, चाइना से बहुत लोग आए हैं, तिब्बत से बहुत लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर काफ़ी रहे हैं, ठीक है। तो ये अब पूरा क्या है कि 450 एकड़ में ये फैला हुआ है। आगे चलकर यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी विद्यार्थी आएंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस रही है। हाल ही में तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का निधन हो गया, वो किस टीम से थे? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है इनका, डेविड जॉनसन। ये फिर क्या है, यहाँ पर भारत के पूर्व गेंदबाज हैं, अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने से इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था 1996 में 2 टेस्ट मैच में। नाम से पता चल रहा होगा कि तो इंडियन नहीं है, नहीं, इंडिया की तरफ से ही खेले हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के प्रमुख रक्षा और सुरक्षा एक्सपो यूरोसैटरी 2024 की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर है डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपो है, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो या फिर पेरिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरिस, यानी फ्रांस में क्या है कि एक डिफेंस एक्सपो चल रहा है, ठीक है। देखिए इंडिया अपना इंडिया लेवल पे कराता है हर 2 साल पर, तो अलग अलग राज्यों में, जैसे 2020 में लखनऊ में हुआ, 22 में आपका गुजरात के गांधीनगर में हुआ, 24 में कहीं ना कहीं होना है। तो जो आगे होगा उसके विषय में भी आपको अपडेट दी जाएगी, पर इंटरनेशनल लेवल पर पेरिस में हो रहा है। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या थीम था भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिए यहाँ पर, योगा फॉर हार्ट, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे आपका जो यूपीपी और आरओ सब आ रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी, या आप कहिए कि एसएससी के एग्ज़ाम में ये सब मस्ट है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो देखिए ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 2014 से ही शुरू किया गया था, कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। बाकी तो योग तो पहले से भी रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हो? तो 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको काट दीजिए, किसी और चीज़ का आंसर है। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, फॉर वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम टू, ठीक है। एक थीम है, एक विश्व के ऐसे लिए जहाँ शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है। तो ये थीम जरूर याद रखिए, थीम किसी भी इवेंट की होगी वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगला है, पी थंगपंग कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? इतिहासकार, वैज्ञानिक, शिक्षाविद या समाज सेवक? तो ये इतिहासकार रहे हैं, प्रसिद्ध शोधकर्ता, इतिहासकार, लेखक पी थंकन नायर का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कोलकाता के नंगे पांव इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार का मुख्यालय कौन सा बन गया? असम सचिवालय, बिहार सचिवालय, गोवा या केरल सेक्रेटरीट? तो यहाँ पर असम सेक्रेटरीट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये दूसरी चीज़ का है कि भाई आरबीआई की एक अधिकारी अल्पना किलावाला है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किताब का विमोचन किया। इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। फिलहाल यहाँ पर आपको असम सचिवालय की बात करना है कि असम सचिवालय में पर्यावरण के अनुकूल मुख्यालय बनाया गया कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया रिकॉग्नाइज गे मैरिज? तो यानी कि जो गे मैरिज, यानी आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर सेम सेक्स वाली मैरिज की बात हो रही है मेल में, उसको किस देश ने मान्यता दी है? थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई या फिर साउथ कोरिया? तो यहाँ पर है थाईलैंड ने इसको मान्यता दी है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है जहाँ पर देखिए ताइवान और नेपाल ने पहले ही समलैंगिक विवाह को अनुमति दे रखी है, और अब यह क्या है,
तीसरा देश बन गया है जिसने फिर क्या किया है, समलैंगिक विवाह को यहाँ पर मान्यता दे दी है, थाईलैंड। इनमें से किस देश ने ड्रोन सिस्टम के लिए दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली बलों की शुरुआत करी है? तो यहाँ पर आपके सामने है भारत, यूक्रेन, रूस या फिर इजराइल। तो यहाँ आंसर है यूक्रेन ने ड्रोन सिस्टम वाली दुनिया की पहली स्टैंड अलोन सैन्य शाखा तैयार की है। इसके साथ ही यूक्रेन ड्रोन सिस्टम के लिए समर्पित सैन्य शाखा स्थापित करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला है एक्स खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया, श्रीलंका, मंगोलिया या फिर इजराइल। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एक्स खान क्वेस्ट? तो यहाँ पर देखिए इंडिया करेगा। ये एक्स खान क्वेस्ट एक बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है जो वर्तमान में मंगोलिया में, यहाँ पर क्या है आंसर, यहाँ पर देखिए गलत आ गया, मंगोलिया, भारत का नहीं होगा, मंगोलिया है, ठीक है। भारत इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा, यहाँ पर मंगोलिया कर रहा है, यहाँ पर इसको याद कर लीजिए अच्छे से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किस देश ने सशस्त्र सेना वरिष्ठ अधिकारियों की क्रॉस सर्विसेज पोस्टिंग की योजना बना रहा है? विच कंट्री हैज आर्म फोर्स इज प्लानिंग द क्रॉस सर्विसिंग पोस्टिंग इन सीनियर ऑफिसर? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या चाइना? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, भारत कर रहा है कि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तथा उसके समकक्ष की रैंकिंग के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी संख्या में क्रॉस सर्विस पोस्टिंग की योजना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 40 अधिकारियों को एक बड़े बैच के अंतर की सेवा पोस्टिंग के लिए इसकी घोषणा भी करी जा चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके डेली के 20 क्वेश्चन रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी कोशिश रहती है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएं। मैं चारों ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन खासकर जीएस में, जीके में जो करंट अफेयर में जो आंसर होता है वही बताते हैं। बट अभी जैसे पोर्ट का सेगमेंट आया, मैंने पूरा पोर्ट आपको बताया, तो आप उसको जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और हम ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जीके की भी आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।